बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 43 इकसास सुन चुके हैं और अब किस नंबर 44 मुलाहिजा फरमाएं। प्लीज सीता, मैंने उसका हाथ दबा दिया। हमारे आसपास लोग मौजूद हैं, बेहतर अपनी जबान बंद रखो। हम गेट से बाहर आ गए। सड़क के साथ कई टैक्सियां खड़ी थी। हम एक टैक्सी में बैठ गए सफर के लिए। मैंने वही पुरानी पॉलिसी अपनाई थी। निस फासला तय होने के बाद हमने एक बारूनक चौक पर वो टैक्सी छोड़ दी। कुछ दूर तक पैदल चलते रहे, फिर एक ऑटो रिक्शा में बैठ गए। घर पहुंचते ही सीता पलंग पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ सीता देवी को? राजीव जल्दी से बोला। वो तीनों एकदम परेशान हो गए थे और कल्पना के चेहरे पर तो हवाइयां सी उड़ने लगी थी। कुछ नहीं, दुर्गा के बारे में कुछ बातें सुनकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी। मैंने कहा। शुभा दौड़कर पानी का गिलास ले आई। कल्पना उसके करीब बैठकर उसे तसल्ली देने लगी। सीता उससे लिपटकर पहले से भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। कल्पना भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी। मैंने मुदाखलत नहीं की। दिल का गुबार निकल जाए तो अच्छा है। तकरीबन 10 मिनट बाद सीता अपनी हालत पर काबू पा सकी थी और तब मैंने राजीव वगैरह को बताया कि सीता के जज्बात क्यों बेकाबू हो गए थे। मैं अब सीता के करीब बैठ गया। उसके जज्बात का ये तूफान देखकर मुझे पहली मर्तबा ये एहसास हुआ था कि वो दुर्गा को कितना चाहती थी। कद 5.5 फुट, कसरती जिस्म, मजबूत हाथ पैर, तांबे जैसी रंगत, टूथब्रश की बारी मूंछें और दाई रुखसार पर तकरीबन 1.5 इंच लंबे जख्म का निशान। दांत मैले थे जैसे कभी मंजन ना किया गया हो। ताम सामने वाले ऊपर वाले एक दांत पर सोने का खोल चढ़ा हुआ था। बाएं कान में सोने की बाली थी और सर के बाल बेतहाशा लंबे थे, जिन्हें गर्दन पर इलास्टिक हेयर बैंड में चुटिया की सूरत में बांध रखा था। उसने डार्क ब्राउन रंग का सिफारी सूट पहन रखा था और दिलचस्पी की बात यह थी कि बुश शर्ट के आस्तीन नहीं थे। ये शायद कोई नया फैशन इजाद हुआ था और ये लिबास उस पर बिल्कुल नहीं जच रहा था। शक्ल सूरत और लिबास से वो कोई थर्ड रेट सड़क छाप गुंडा ही लगता था, जिसे उस शानदार होटल में देखकर हैरत भी हुई थी। लेकिन वो गुंडा नहीं था, पुलिस इंस्पेक्टर विश्वास नाथ था, जो अपने महकमे में जल्लाद के नाम से मशहूर था। और ये नाम गलत नहीं दिया गया था, वो वाकई जल्लाद था और दुर्गा का कातिल। उस रात महाराजा होटल के क्लब में राव जी और प्रेमचंद नामी आदमियों की बातें सुनने के बाद सीता ने यह ऐद कर लिया था कि अब वो विश्वासनाथ को जिंदा नहीं छोड़ेगी। और उस क्लब के बारे में सीता ने ठीक ही कहा था। यहाँ शहर के बड़े बड़े लोग जमा होते थे। फौज, पुलिस और सरकारी दफ्तरों के आला अफसरान भी इसी क्लब को अपना अड्डा बनाए रखे हुए थे और यहाँ सिर्फ 1 घंटा बैठकर शहर के बारे में बहुत सी ताज़ा तरीन मालूमात हासिल की जा सकती थी। हम उस रात तकरीबन 1.5-2 घंटे वहां रहे और हमें जो सिनसिनीखेज मालूमात हासिल हुई थी उस पर वाकई ही मुझे हैरत थी। मंदिर तय खाने और दरवेश नाथ और दूसरे गार्ड की लाशों की दरियाफ्त के बारे में वो खबर तीसरे रोज अखबारात में छाए हुए थी। अखबारात ने और भी बहुत सी सिनसिनीखेज इंकशाफात किए थे और उनका बहरहाल हमसे कोई ताल्लुक ना था। एक इंकशाफ ये भी था कि गैर मुल्की सीक्रेट एजेंट भी इंटेलिजेंस ऑफिसर के बेस में उस कैंप में था, जो कैंप के तमाम प्रोग्राम और सरगर्मियों को खुफिया कैमरों के जरिए माइक्रोफिल्म में महफूज करता था। उस इंटेलिजेंस ऑफिसर को शहर में एक ऐसे आदमी के साथ देखा गया था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हुकूमतों को ब्लैकमेल करने में बड़ी महारत रखता है। उसका तरीकाकार बड़ा दिलचस्प था। वो करोड़ों रुपया खर्च करके हुकूमत ही के आदमियों के जरिए हुकूमत के अहम तरीन राज हासिल करता और उनकी बुनियाद पर हुकूमत को ब्लैकमेल करके अरबों रुपए कमाता। और अब तक तीसरी दुनिया की कई हुकूमतों को इस तरह ब्लैकमेल कर चुका था। अखबार ने तो यहाँ तक लिखा था कि ये इंटरनेशनल ब्लैकमेलर कई साल पहले भी चीन के हवाले से एक अहम राज के सिलसिले में हिंद सरकार को ब्लैकमेल करके 3 अरब रुपए वसूल कर चुका था। और अब फिर जैसलमेर जैसी अहम तरीन छावनी में उसकी मौजूदगी और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर से उसका मेल मिलाप खतरे की अलामत समझा जा रहा था। इस सारे ड्रामे से हमें कोई दिलचस्पी ना थी। बहरहाल हम बर वक्त आगाह हो गए थे और हमने मोहतात रवैया इख्तियार कर लिया था। शहर में एक बार फिर हलचल सी बच गई थी और मुश्तबा लोगों को चेक किया जा रहा था। मैंने सीता को मशवरा दिया कि 2-4 रोज तक हमें भी अपनी परागाह में दुबक रहना चाहिए, लेकिन दुर्गा के कातिल के बारे में आगाह होने के बाद सीता के लिए आराम से बैठे रहना मुमकिन नहीं था। और फिर तीसरे ही रोज इंस्पेक्टर विश्वासनाथ को खोज निकाला था। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। विश्वासनाथ भी उसी महाराजा होटल के क्लब में मौजूद था। उसे देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये शख्स पुलिस ऑफिसर हो सकता है। उसके साथ एक अधेड़ उम्र औरत भी थी जिसने अपने आप को जवान और हसीन बनाने की भरपूर कोशिश की थी। वो दोनों उस वक्त डांस फ्लोर पर थे। तकरीबन दर्जन भर जोड़े मौसीकी की मुदर भरी तानों पर डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे। एक राउंड खत्म हुआ तो इंस्पेक्टर विश्वासनाथ हमारे साथ वाली मेज पर आकर बैठ गया।
5 मिनट के वक्फे से रक्स का दूसरा राउंड शुरू हुआ तो सीता उठकर दूसरी बेस की तरफ चली गई और कुछ कहे बगैर विश्वास नाथ की तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। उस जैसी हसीन लड़की के सामने कौन काफिर इनकार कर सकता था। वो दोनों हाथ में हाथ डाले डांस फ्लोर पर पहुंच गए। कई और जोड़े भी उठ कर थिरकने लगे थे। विश्वासनाथ ने सीता को अपने सीने से लगा रखा था। उसका एक हाथ सीता के हाथ में था और दूसरा हाथ उसने सीता की कमर पर हमायल कर रखा था और मैं देख रहा था कि उसने हाथ से सीता को अपने साथ दबा रखा था। सीता को ऊँटों पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट थी और वो दोनों सरगोशियों में कुछ बातें भी कर रहे थे। वो राउंड भी खत्म हुआ। इंस्पेक्टर विश्वासनाथ इस मर्तबा सीता के साथ ही हमारी मेज पर आ गया था। ये मेरे पति हैं महावीर सिंह। सीता ने उसे मेरा तारुफ कराया। 6 महीने पहले थम्बोर में अपनी जमीनें बेचकर कारोबार की नीयत से यहाँ आए थे। इनके एक दोस्त ने वादा किया था कि आर्मी में फूड सप्लाई या किसी और चीज का ठेका दिलवा देगा, लेकिन अब तक वो इन्हें ठेंगा ही दिखाता रहा। ठेका और ठेंगा, इस बात पर इंस्पेक्टर विश्वासनाथ हंस दिया और मैं भी मुस्कुराए बगैर ना रह सका। अब ये आला किस्म का होटल या क्लब खोलने की सोच रहे हैं। सीता ने बात जारी रखते हुए कहा, महावीर जी अगर इसे शर्मीले वाक़े हुए हैं लेकिन जवान और हसीन औरतों में रहकर बहुत खुश होते हैं और मेरा ख्याल है इनके लिए ऐसा ही कारोबार मुनासिब रहेगा। इस मर्तबा भी विश्वनाथ ने हल्का सा कहका लगाया। महावीर जी, वो मेरा नाम लेते हुए कुछ चौंक सा गया, फिर बोला, हाँ तो महावीर जी, आपकी पत्नी इतनी सुनार है, आपको दूसरी औरतों की तरफ देखने की क्या जरूरत है? दिल को जरा तकवीयत मिलती है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वैसे सीता देवी, तुमने श्रीमान जी का तारुफ नहीं कराया। मेरे नाम से सीता का नाम सुनकर वो भी चौंक गया। उसके चेहरे के तासरात एकदम बदल गए थे, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। वो एक ऐसे केस पर काम कर रहा था जिस पर सीता का नाम उसके लिए बड़ी अहमियत रखता था। हो सकता है सीता के साथ उसने महावीर का नाम भी सुन रखा हो और इस वक्त वो ये दोनों नाम सुनकर चौंके बगैर नहीं रह सका था। ये विश्वनाथ है जी, पुलिस ऑफिसर। सीता ने उसका तारुफ कराया। तुम्हें याद है महावीर जी, उस रात महाराजा क्लब में कोई बात हो रही थी तो किसी ने कहा था कि इंस्पेक्टर विश्वनाथ जल्लाद है। अब देखो ये हमारे सामने बैठे हैं, इनमें ऐसी कोई बात तो नजर नहीं आती। खुश गुफ्तार, नरम और हमदर्दाना लहजा, पुरवकार शख्सियत, मुझे तो ये बहुत अच्छे इंसान लगे हैं। हाँ वाकई, मुझे तो इनमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। मैंने मुस्कुरा कर कहा तो विश्वनाथ भी मुस्कुरा दिया। इसी दौरान एक वेटर ट्राली लेकर करीब से गुजरा तो विश्वनाथ ने उसे रोक लिया। ट्राली पर शराब से लबरेज गिलास और चंद बोतलें भी रखी हुई थी। विश्वनाथ ने शैंपियन के 2 गिलास उठाकर बेज पर रख लिए। तीसरा गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने उसे रोक दिया। हम दारू नहीं पीते विश्वनाथ जी, आप जहमत न करें। विश्वनाथ ने तीसरा गिलास नहीं उठाया। बेज पर रखे हुए 2 गिलासों में से एक गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली कर दिया। रक्स का एक और राउंड शुरू हो चुका था। विश्वनाथ सीता से बातें कर रहा था। मैं अगरचे हुंकों की तरह रक्स कहती हुई औरतों को घूरता रहा, लेकिन मेरी तमाम तर तवज्जो उनकी बातों पर मरकूज थी। सीता वाकई बहुत जहानत का सबूत दे रही थी। उसने बातों ही बातों में ये भी मालूम कर लिया था कि इंस्पेक्टर विश्वनाथ की कार क्लब के बाहर सड़क के किनारे पर खड़ी थी। सीता ने उस कार का मॉडल और नंबर भी उसके मुंह से उगलवा लिया। विश्वनाथ दूसरा गिलास भी खाली कर चुका था। वो आखिरी घूंट लेकर खाली गिलास बेज पर पटकते हुए सीता की तरफ बढ़ा और बोला, एक राउंड और हो जाए। जरूर, सीता ने कहते उसका हाथ पकड़ लिया। मैं उनसे पहले ही उठकर खड़ा हो गया। मैं चलता हूँ सीता, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कल्पना परेशान हो रही होगी, तुम फारिग होकर जल्दी आ जाना। ठीक है डियर, मैं जल्दी आ जाऊंगी, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इंस्पेक्टर विश्वनाथ ने मुझसे हाथ मिलाया तो उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि कबाब हड्डी से निकल जाने पर वो बहुत खुश था। इमारत से बाहर आकर मैं इधर उधर देखने लगा। क्लब का अपना पार्किंग प्लाट था जो भरा हुआ था। बहुत सी गाड़ियां दाएं बाएं और दूर तक सड़क के साथ साथ खड़ी थी। विश्वनाथ की नीली कार तलाश करने में मुझे दुश्वारी नहीं हुई। वो कार क्लब के गेट से तकरीबन 100 गज आगे फुटपाथ के साथ लगी खड़ी थी। वहां फुटपाथ पर एक कद्दावर गुंजान शाखों वाला दरख्त भी लगा हुआ था, जिसकी शाखें सड़क के ऊपर तक फैली हुई थी। उस दरख्त की वजह से यहाँ किसी कदर तारीकी थी। मुझे कार की डिग्गी खोलने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। मैंने मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा और डिग्गी में घुस गया। डिग्गी काफी कुशादा थी और उसमें कोई सामान भी नहीं था। टटोलते हुए मुझे रबड़ का एक टुकड़ा मिल गया, जिसे मैंने डिग्गी के ढकने में फंसा दिया ताकि ढकना पूरी तरह बंद ना हो सके। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। आधे घंटे बाद ही सीता और इंस्पेक्टर विश्वनाथ पहुंच गए। वो दोनों कार में बैठ के इंजन स्टार्ट हुआ और कार हरकत में आ गई। तकरीबन आधे घंटे तक कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही और फिर इस तरह झटके लगने लगे जैसे कार किसी कच्चे रास्ते पर पहुंच गई हो। मैंने डिग्गी की जुरी से झांक कर बाहर देखा। ये शायद शहर का कोई नवाही इलाका था और पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था। कहीं कहीं बंगले थे जिनमें रोशनी नजर आ रही थी।
15 मिनट मजीद चलते रहने के बाद बिलाखिर कार रुक गई। उनके उतर जाने के तकरीबन 5 मिनट बाद मैं भी डिग्गी से निकल आया और गहरे गहरे सांस लेता हुआ चारों तरफ देखने लगा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला था। पहाड़ी के दामन में ये इलाका आबाद हो ही रहा था। कहीं कहीं बंगले बन चुके थे, जो आबाद थे वहाँ रोशनियां थी। ये भी एक बंगला ही था। उसकी 4 दीवारी तो थी लेकिन गेट अभी नहीं लगा था। करीब तरीन आबाद बंगला तकरीबन 100 गज के फासले पर था। यह बंगला ज्यादा बड़ा नहीं था। विश्वनाथ ने अंदर दाखिल होकर तमाम बत्तियां जला दी थी। मैं मोहतात अंदाज में कदम उठाता हुआ इमारत के पहलू की तरफ निकल गया और एक खिड़की से झांक कर देखने लगा। अंदर कहीं से सीता के हंसने की आवाज तो सुनाई दे रही थी, मगर उन दोनों में से कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इस बंगले में इस वक्त हम तीनों के सिवा और कोई नहीं था, और मैं ये भी समझ गया कि इंस्पेक्टर विश्वनाथ सीता को इस वीरान बंगले में क्यों लाया था। सीता जैसी हसीन लड़की हो तो कोई मर्द भी अपने हवास पर काबू नहीं रख सकता, और मैं समझता था कि विश्वनाथ की मौत ही उसे यहाँ ले आई थी। उन दोनों के कहकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं दूसरी तरफ चला गया। एक खिड़की के पट खुले हुए थे। मैं चौखट पर चढ़कर बड़ी आहिस्तगी से दूसरी तरफ कूद गया। उस बंगले में फर्नीचर वगैरह था नहीं, और मेरे ख्याल में यह बंगला अभी पूरी तरह तैयार नहीं था, इसलिए यहाँ कोई सामान भी नहीं था। मैं दबे कदमों चलता हुआ उस कोने की तरफ बढ़ गया जहाँ से सीता की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो मेरा दिमाग भग से उड़ गया। उस कमरे में बेड बिछा हुआ था। एक मेज भी थी जिस पर शराब की 2 बोतलें और 3 गिलास रखे हुए थे। 2 कुर्सियां और एक सोफा भी था। विश्वनाथ ने पूरा बंदोबस्त कर रखा था। मैं समझ गया कि वो पहले भी यहाँ औरतों को लाता रहा है। मेरे लिए वो सिनसनीखेज मंजर था जो मैं देख रहा था। सीता बेड की पुष्ट के बल पड़ी हुई थी। उसकी दोनों टांगे नीचे लटकी हुई थी। साड़ी का पल्लू भी उस पर से हटा हुआ था, और विश्वनाथ इस तरह उसके ऊपर झुका हुआ था कि उसने सीता के दोनों बाजू अपने हाथों में दबा रखे थे और सीता का बोसा लेने की कोशिश कर रहा था। सीता हंसते हुए सर को इधर उधर हरकत देते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं नहाए दबे पांव कमरे में दाखिल हो गया और आगे झुककर इंस्पेक्टर विश्वनाथ का कंधा थपथपाया। पहली मर्तबा शायद उसने तवज्जो नहीं दी। मैंने दोबारा जरा जोर से हाथ मारा। श्रीमान जी, हम भी यहाँ मौजूद हैं। विश्वनाथ उछल पड़ा। वो जैसे ही सीधा हुआ मैंने जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर जमा दिया। वो कराता हुआ पलंग पर उलट गया। कौन हो तुम? उसने अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया। मेरी सूरत देख कर ही उसे पूछने की जरूरत नहीं रही थी कि मैं कौन हूँ। मेरे सामने मेरी पत्नी पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हो इंस्पेक्टर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने कहा, तो तुम यहाँ कैसे? विश्वनाथ इकलाया। तुम्हारी कार की डिग्गी में बैठकर, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तकलीफ तो मुझे बहुत हुई, मगर कोई बड़ा मकसद हासिल करने के लिए कष्ट तो करना ही पड़ता है। बड़ा मकसद? क्या मतलब? विश्वनाथ ने मुझे घूरा। तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी थी, मगर तुम तो बड़े चुगत निकले। मैंने कहा। इसी दौरान सीता बेड से उठकर एक तरफ खड़ी हो गई थी। तुम एक नहायत अहम केस पर काम कर रहे हो। तुम्हें तो अपने साय से भी मोहतात रहना चाहिए, लेकिन इस हसीन लौंडिया को देखकर तुम्हारी अकल घास चरने चली गई। तुम ये भी भूल गए कि तुम्हें किसी सीता की तलाश थी, और वो सीता क्लब में तुम्हारे साथ डांस कर रही थी, और सीता इस तरह आसानी से तुम्हारे साथ आ गई तो तुम समझे कि वो फंस गई और तुम्हारी रात ऐश में गुजरेगी। क्या कहना चाहते हो? उसकी आवाज शायद अब भी काबू में ना थे। तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो। मैंने कहा, तुम जलाद मशहूर हो, लेकिन तुम सिर्फ उन लोगों पर जुल्म कर सकते हो जिन्हें पकड़कर तुम्हारे हाथों में दे दिया जाए। तुम्हारी अपनी खोपड़ी में अकल नाम की कोई चीज नहीं जिससे तुम काम कर सको। तुमने एक औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी टांगे चीर डाली, लेकिन अब देखना यह है कि तुम्हारी बाहों में कितनी शक्ति है। विश्वनाथ के चेहरे पर वहशत सी तारी हो गई। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसने बड़ी फुर्ती से पतलून की जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उछलकर उसके हाथ पे पैर की ठोकर मार दी। ठोकर से उसकी उंगलियां मुड़ गईं और वो जोर जोर से हाथ झटकने लगा। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर दूसरी ठोकर उसके घुटने पर लगाई। वो एक टांग पर नाच कर रह गया। अगली ठोकर उसकी दूसरी टांग पर लगी। वो अपनी जगह पर उछला और कूलों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैं विश्वनाथ को संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने जमीन पर पड़े पड़े एक बार फिर हाथ पतलून की जेब की तरफ बढ़ाया। इस मर्तबा मेरे पैर की ठोकर उसकी कनपटी पर लगी और वो बिल बिला कर रह गया। दूसरी ठोकर मैंने उसके कंधे पर लगाई। वो एक बार फिर चीख उठा। तुमने अपने लिए खुद इस जगह का इंतखाब किया था। मैंने उसे एक और ठोकर मारते हुए कहा, इस वीराने में तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। यही बंगला तुम्हारी समाधि बनेगा। विश्वनाथ अपना सीधा हाथ झटक रहा था। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार नुमाया थे। फिर अचानक उसने मेरी तरफ छलांग लगा दी। मैं फुर्ती से एक तरफ हटकर उसकी जद में आने से बच गया। वो अपनी जोंक में लड़खड़ाता हुआ मुझसे आगे निकला तो मैंने उसके कोलों पर लात रसीद कर दी। उसका सर दीवार से टकराया। मैंने लपक कर उसे शर्ट के कॉलर से पकड़ दिया और जरा सा पीछे खींचकर उसका सर पूरी कुव्वत से दीवार से टकरा दिया।
वो चीख उठा। उसका सर फटा तो नहीं लेकिन चोट अच्छी खासी लगी थी। वो एक बार फिर हाथ पतलून की जेब की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ गया कि वो जेब से पिस्तौल निकालना चाहता था। मैंने उसका कॉलर छोड़कर उसकी कलाई को दोनों हाथों की गिरफ्त में ले लिया और उसे पूरी कुव्वत से मोड़ता चला गया। सीता अब तक एक तरफ खड़ी थी और फिर अचानक ही उसने आगे बढ़कर विश्वनाथ की टांगों के बीच में जोरदार ठोकर मार दी। विश्वनाथ बिलबिला उठा। बाजू मेरी गिरफ्त में होने के बावजूद वो झुकता चला गया। सीता ने उसकी ठोड़ी पर नीचे की तरफ से घुटने से जरब लगाई। वो एक बार फिर चीख उठा, तुम जीवन का मजा लूटने के लिए मुझे अपने साथ लाए थे ना, मैं तुम्हें बताती हूँ जीवन का मजा क्या होता है। सीता कहते हुए कमर पर लिपटी हुई साड़ी खोलने लगी। साड़ी की नाल को काबू में रखने के लिए 2 बुक्कल लगे हुए थे। उसने दोनों बुक्कल खोलकर साड़ी उतार दी। लो देखो और अच्छी तरह देख लो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाली आखिरी औरत हूँ। सीता तनकर विश्वासनाथ के सामने खड़ी होगी। तुम बहुत बहादुर हो ना, जल्लाद हो। लोग तुम्हारा नाम सुनकर थर थर कांपने लगते हैं, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि तुम में कितनी ताकत है। तुम्हारी असल शक्ति तो उन सिपाहियों में है जो शिकार करके तुम्हारे सामने डाल देते हैं और तुम दरिंदा बनकर उसे उधेड़ देते हो। लेकिन जो अपना शिकार खुद ना कर सके वो तो दरिंदा भी नहीं कहला सकता, मुर्दार खोर होता है। और तुम मुर्दार खोर हो। वो एक लम्हे को खामोश हुई और फिर उसे एक ठोकर और मारते हुए चीखी। चांद रोज पहले तुमने एक औरत पर बहादुरी के जोर दिखाए थे। वो तुम्हारे सामने बेबस पड़ी थी, हाथ पैर नहीं चला सकती थी और तुमने उसकी टांगे ही चीर दी थी। आज तुम्हारे सामने एक औरत है, आओ आजमाओ अपनी शक्ति। और विश्वनाथ ने अचानक ही झटका देकर अपना बाजू मेरी गिरफ्त से छुड़ा लिया और सीता पर छलांग लगा दी। सीता गाफिल नहीं थी। वो बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गई और विश्वनाथ की गर्दन पर उसके बालों की चुटिया पकड़ ली। बाल इतने लंबे थे कि सीता ने उन्हें हाथ पर एक बल देकर गिरफ्त में ले लिया और जोर जोर से झटके देने लगी। विश्वनाथ चीख रहा था। वो दोनों हाथों से बाल छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। सीता ने उसके एक घुटने के पीछे ठोकर मारी। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिरा। सीता उसके बालों को दोनों हाथों में पकड़े फर्श पर घसीटती रही, फिर उसे छोड़कर ऊपर कूच ली और पैरों के बल उसके पेट पर गिरी। विश्वनाथ के पास अब सिवाय चीखने के कोई काम नहीं रह गया था। सीता ने दौड़कर मेज पर से शराब की बोतल उठा ली और उसे गर्दन से पकड़कर विश्वनाथ की तरफ लपकी। विश्वनाथ उस वक्त उठने की कोशिश कर रहा था। सीता ने बोतल उसके सर पर दे मारी। विश्वनाथ के मुंह से निकलने वाली ये चीख सबसे ज्यादा जोरदार और खौफनाक थी। उसका सर फट गया था और खून बह निकला था। जख्म पर शराब पड़ने से वो और भी नाच उठा था। टूटी हुई बोतल अब भी सीता के हाथ में थी। मैंने सीता की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी के आसार दिखाई दे रहे थे। विश्वनाथ के दोनों हाथ सर पर थे। उसका चेहरा खून से तर था। वो पुष्ट पर पड़ा तड़प रहा था। सीता के हाथ में टूटी हुई बोतल एक खतरनाक हथियार बन गई थी। उसके टूटे हुए कोने बल्ब की रोशनी में चमक रहे थे। उसने टूटी हुई बोतल को खंजर की तरह सर से ऊपर उठाकर उसके पेट पर वार किया। बोतल के कोने विश्वनाथ के पेट में पेवस्त हो गए। वो जमीन से तकरीबन 1 फुट ऊपर उछला और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। सीता ने बोतल बाहर खींची तो खून के फुवारे उबल पड़े। वो उछलकर एक तरफ हट गई। मैं तुम्हें इस तरह मारूंगी जिस तरह तुमने दुर्गा को मारा था। वो बोतल एक तरफ फेंकते हुए घुर्राई, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, शमरोज इसकी एक टांग पकड़ो सख्ती से, छोड़ना नहीं। विश्वनाथ तड़प रहा था। मैंने टूटने के करीब से उसकी एक टांग गिरफ्त में ले ली। सीता दूसरी टांग पकड़कर खींचने लगी। विश्वनाथ की चीखें बड़ी खौफनाक थी, लेकिन सीता पर भी दरिंदगी सवार थी। वो विश्वनाथ की टांग को खींचती चली गई और फिर यके बाद दीगरे कड़क कड़क की 2-3 आवाजें उभरी। सीता ने एक झटके से उसकी टांग छोड़ दी और बोतल उठाकर उसकी टांगों के बीच में जोरदार वार किया। फिर बोतल छोड़कर खड़ी हो गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो पसीने में तर हो रही थी। मैंने विश्वनाथ की तरफ देखा। वो अब भी बुरी तरह तड़प रहा था और फिर रफ्ता रफ्ता वो साकित होता चला गया। वो बेहोश हो गया था या मर गया था, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। अगर उसमें कुछ सांसें बाकी भी थीं तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा। सीता की हालत भी बदतरीन मामूल पर आती चली गई। वो दीवार से टेक लगाए खड़ी गहरे गहरे सांस ले रही थी। मैंने जमीन पर पड़ी हुई साड़ी उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। अब ये पहन लो और यहाँ से चलने का विचार करो। मैंने कहा, ज्यादा देर रुकना यहाँ मुनासिब नहीं होगा। सीता ने मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने साड़ी को लेकर पहले उसे झाड़ा, फिर उसके बुक्कल अलग किए और उसे कमर पर लपेट कर नाल लगाने लगी। उसने साड़ी पहनने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाए। इस धींगा मुश्ती में उसके बाल बिखर गए थे और चेहरे का मेकअप भी खराब हो गया था। उसने दीवार के साथ टंगे हुए आईने के सामने खड़े होकर हाथों से बालों को दुरुस्त किया और बेड पर से अपना पर्स उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने मुड़कर एक लम्हे को विश्वनाथ की लाश की तरफ देखा और बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही ठंडी हवा के झोंकों ने हमारा इस्तकबाल किया और बरामदे से उतरकर कार के करीब आ गए। मैंने ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर देखा। चाबी इग्निशन में ही मौजूद थी।
मैंने अंदर बैठकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दिया। सीता पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मैंने इंजन स्टार्ट करके कार को रिवर्स गियर में डालकर गेट से बाहर निकलते ही उसे बाईं तरफ मोड़ दिया और रफ्तार बढ़ा दी। इस तरफ आते हुए मैं डिग्गी में बंद था। मैंने कहा, मुझे कुछ अंदाजा नहीं कि हम किस तरफ से आए थे, तुम रास्ता बताती रहना, अभी तो सीधे ही चलते रहो। सीता ने इशारा किया। मैंने रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। सीता खामोश बैठी सामने देखती रही। वो उस वक्त बोलती जब उसे रास्ता बताना होता। मैंने भी उसे मुखातिब करना मुनासिब नहीं समझा और खामोश से ड्राइविंग करता रहा। हम 3-4 दिन तक मकान से बाहर नहीं निकले। राजीव और अखबारात के जरिए हमें सूरत का पता चलता रहा। इंस्पेक्टर विश्वनाथ के कत्ल ने एक बार फिर शहर में हलचल मचा दी थी। उसकी कार हमने एक वीरान सड़क पर छोड़ दी थी और विश्वनाथ की लाश भी अगले रोज सुबह ही दरियाफ्त हुई थी। टूटी हुई बोतल और कार के स्टीयरिंग से उंगलियों के निशानात मिले थे। सीता के निशानात शनाख्त कर लिए गए थे, जबकि कार के स्टीयरिंग से मिलने वाले मेरी उंगलियों के निशानात के बारे में ये शुबा जाहिर किया गया था कि ये कश्मीरी मुजाहिद शमरोज की उंगलियों के निशानात हो सकते हैं। और अखबारात ने एक बार फिर इस खतरे की निशानदेही की थी कि इन दोनों की जैसलमेर में मौजूदगी ये साबित करती है कि वो अपने आप को किसी और मंसूबे पर भी अमल करना चाहते हैं। जैसलमेर बहुत बड़ी छावनी थी, यहाँ बहुत सी अहम तंसीबात भी थी। इंस्पेक्टर विश्वनाथ के कत्ल के बाद तमाम तंसीबात पर कड़ा पहरा लगा दिया गया था। पुलिस एक बार फिर चौकस हो गई थी और शहर में चेकिंग शुरू हो गई थी। कई मुश्तबा लोगों को पकड़कर हवालात में बंद भी किया गया था। इंस्पेक्टर विश्वनाथ के कत्ल के हवाले से ये खबरें अखबारात में शाया हुई थी कि पिछली रात उसे महाराजा क्लब में एक हसीन लड़की के साथ रक्स करते हुए और बाद में उसके साथ क्लब से जाते हुए देखा गया था। मुख्तलिफ लोगों ने उसका जो हुलिया बताया था उसमें बड़ा तादाद था। हर शख्स ने मुख्तलिफ हुलिया बताया था। हम बहरहाल मोहतात हो गए थे। मैं और सीता तो 3-4 रोज तक बाहर ही नहीं निकले और फिर हमने घर से निकलने का फैसला कर लिया। लेकिन हम अकेले नहीं निकले। कल्पना, शुभा और राजीव हमारे साथ थे। जब हम घर से निकले तो 5 बज रहे थे, इसलिए हमने किसी होटल का रुख करने की बजाय ग्लेशियर सागर जाने का प्रोग्राम बनाया था। ये दोनों पिकनिक पॉइंट्स थे। ग्लेशियर सागर दरअसल एक बहुत बड़ी मसनूई झील थी जो जैसलमेर शहर के बानी राजा जैसल ने बनवाई थी। पूरे शहर की पानी की जरूरत उसी झील से पूरी की जाती थी। सन 65 में जब शहर में पानी की सप्लाई का बाकायदा निजाम कायम हुआ तो ये तारीखी झील महज तफरीह गाह बनकर रह गई। उस झील के वस्त में खूबसूरत बारादरी भी थी। झील में पानी ज्यादा हो तो उस बारादरी तक कश्तियां भी चलती हैं। झील ग्लेशियर के किनारे से जरा फासले पहले पीले पत्थरों का एक खूबसूरत दरवाजा है जिसे तैलून का दरवाजा कहा जाता है। उस दरवाजे के बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनने में आई है। इस वक्त हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। उनमें गैर मुल्की सियाह भी थे जो योगा के स्टाइल में टीलों पर आलती पालती मारे बैठे हुए थे। एक बाकायदा मेले का सा समा था। लोग ऊंटों की सवारी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। खाने पीने की चीजों के अलावा स्टॉल्स भी मौजूद थे। उफक पर आहिस्ता आहिस्ता ढलता हुआ सूरज सुर्ख गोरे की तरह जैसे फिजा में मुअल्लक होकर रह गया था और यूं लग रहा था जैसे तहद्दे निगाह फैला हुआ सहरा लहू की लहरें लिए हुए समंदर में तब्दील हो गया हो। गुरूबी आफ्ताब की थोड़ी देर बाद तक ये सुर्खी बरकरार रही और फिर सुरमई धुंधलका फैलने लगा। लोगों की वापसी शुरू हो गई। हम भी टीले से उतरकर उस तरफ चलने लगे जहां हमारी किराए की गाड़ी खड़ी थी। अभी हमने चंद गज का फासला ही तय किया था कि एक कार हमारे करीब आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक आदमी उतरकर हमारे सामने खड़ा हो गया। वो चंद लम्हे बारी बारी हमें देखता रहा, फिर सीता पर नजरें जमाते हुए बोला, मेरा नाम बाबू राय है, सीता देवी, इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबू राव। ये नाम सुनकर मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। मैंने परेशान नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर सीता की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर भी हवाइयां सी उड़ रही थी। इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबू राव, उस शख्स ने अपना नाम दोहराया। मैंने सीता के चेहरे से नजरें हटाकर इधर उधर देखा। हमारे आसपास हजारों लोग थे। इस हुजूम में अगर सिर्फ एक फायर की आवाज गूंज उठे तो इस तरह भगदड़ मच जाएगी कि किसी को, दूसरों का तो क्या अपना भी होश नहीं रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कोई लाश गिरी है और लाश गिराने वाला कौन था। खोपड़ी में भेजा रखने वाले लोग ऐसे ही मौकों से फायदा उठाते हैं। यही सब कुछ सोचते हुए मैंने धोती के बल में छुपाया गया पिस्तौल निकालने के लिए कुर्ते के नीचे हाथ डालना चाहा तो वो शख्स बोला, नहीं मिस्टर शमरोज। उसका लहजा माकूल था। ना तो मैंने सख्ती महसूस की थी और ना ही ऐसी नरमी के किसी खुशफहमी में मुब्तला हुआ जा सकता। कोई गलत हरकत तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। उसके बरक्स अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता हूँ। दोस्ती? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। उसके नाम से अपना नाम सुनकर मैं तो सांस लेना ही भूल गया था। उसने मुझे पहचान लिया था और अपने आप को एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की हैसियत से मुतारिफ कराया था और उसके बावजूद वो हमसे दोस्ती की बात कर रहा था। उसे तो चाहिए था कि वो हम पर गन तान लेता और चीख चीख कर लोगों को बताता कि हम वो दहशतगर्द हैं जिनके हाथों अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन वो हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। दोस्ती? मैंने एक बार फिर कहा, अगर तुम वाकई इंटेलिजेंस ऑफिसर हो तो हमारे लिए तुम्हारे मुंह से दोस्ती का लफ्ज कुछ अजीब सा लगता है।
अगर तुम बिल्ली चूहे के खेल से दिल बहलाना चाहते हो तो तुम्हें ये खेल महंगा पड़ेगा। बेहतर है जो कुछ भी करना चाहते हो बराए रास्त कर डालो। अगर मुझे कुछ करना ही होता तो उसी रोज कर डालता। जब मैंने तुम दोनों को महाराजा क्लब में इंस्पेक्टर विश्वनाथ के साथ देखा था, उसने जवाब दिया, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ शुबा था। सीता देवी की आंखों की रंगत ने मुझे शशोपंज में मुबतला कर दिया था। लेकिन अगली सुबह इंस्पेक्टर विश्वनाथ की लाश मिली तो मुझे यकीन हो गया कि रात को उसके साथ महाराजा क्लब में रक्स करने वाली सीता देवी ही थी। और यह नतीजा अखज़ करना भी मुश्किल नहीं था कि उसके साथ दूसरा आदमी शमरोज के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। वो चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर बोला, उसके बाद तुम लोग गायब हो गए। मैं तुम लोगों की तलाश में सरगर्दा रहा और आज दोपहर इत्तेफाक से मैं धोबी पाड़े से गुजर रहा था कि तुम लोग नजर आ गए। मैं तुम लोगों को वहीं रोक सकता था, लेकिन ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा और पीछा शुरू कर दिया। ग्रेसर सागर पर भी तुम्हारे करीब नहीं आया। मुलाकात के लिए ये बेहतरीन जगह थी, इसलिए मैंने इस मौके से फायदा उठाया और ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चंद लम्हे गहरे गहरे सांस लेता रहा, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी बातें अब तक मेरी समझ में तो नहीं आ सकी। तुम इंटेलिजेंस ऑफिसर हो और हम हिंदुस्तान की पुलिस, इंटेलिजेंस, आर्मी और हर इदारे को सबसे ज्यादा मतलूब दहशतगर्द हैं। लेकिन दोस्ती की बातें, इसे मेरी गरज समझ लो। उसने मेरी बात काट दी। हिंद सरकार हमें चंद रुपए महीना पगार देती है और हम अपनी जानें हथेली पर लिए फिरते हैं। कई बेवकूफ मारे जाते हैं, वो किसी मौके से फायदा उठाने की बजाय अपनी जान देने को तरजीह देते हैं। लेकिन मैं उसे क्रांति, कुर्बानी या आत्महत्या समझता हूँ और मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ कि जीवन में आने वाले किसी सुनहरी मौके को जाया कर दूं। किस्मत जिंदगी में सिर्फ एक बार मेहरबान होती है और वो बार बार ऐसे मौके नहीं देती। तो गोया ये तुम्हारे लिए एक सुनहरी मौका है जिससे तुम फायदा उठाना चाहते हो। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। हाँ। वो इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, मेरा ख्याल है हमें किसी जगह पर बैठकर इत्मीनान से बात करनी चाहिए। आओ वहां बैठते हैं। उसने एक तरफ इशारा किया। मैंने सीता की तरफ देखा, उसकी आंखों में उलझन तैर रही थी। हम बाबूराव के साथ एक टीले की तरफ चल दिए जिसके दामन में थोड़े थोड़े फासले पर बैलपुरी, फ्रूट, चने, हलीम और इसी किस्म की चीजों के ठेले खड़े थे। बाल ठेले वालों ने पेट्रोमैक्स जला लिए थे और बाल ठेलों पर ट्यूब लाइट्स लगी हुई थी जिन्हें जलाने के लिए जनरेटर मौजूद थे। ये ठेले मुस्तकिल तौर पर यहीं रहते थे और इनके मालिकों ने अपने लिए बोरिया बिस्तर का बंदोबस्त भी कर रखा था। मैंने इधर उधर देखा, बहुत से लोग गुरूबे आफ्ताब के दिलफरेब नजारे के बाद वापस जा रहे थे और बहुत से लोग उन ठेलों के आसपास बेंचों पर बैठे नाओ नौश से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अचानक ही मेरे दिल में एक ख्याल उभरा, इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबू राय मीठा बनकर हमारे गिर्द कोई जाल तो नहीं बुन रहा? ऐसा तो नहीं कि उसके कुछ साथी और भी आसपास मौजूद हों और बाबू राय इस बात का मुंतजिर हो कि तफरीह के लिए आए हुए लोग वापस चले जाएं और ये लोग हमें घेर लें। लोगों के हुजूम में वो हमें आसानी से गोलियों के निशाना नहीं बना सकते थे। लेकिन बहरहाल अगर ऐसी कोई कार्रवाई हुई तो कम अज कम बाबू राय तो जिंदा बच नहीं सकेगा। हम बेलपुरी वाले एक ठेले के करीब आ गए। एक बेंच पर एक जवान औरत और एक आदमी बैठा हुआ था। उनके साथ 6-7 बरस की उम्र का बच्चा भी था। राजीव, शुभा और कल्पना हमारे साथ साथ थे। उनके चेहरों पर हल्का सा खौफ नुमाया था। बाबू राय बेंच उठाकर ठेले से कुछ दूर ले गया। उसने राजीव वगैरह को ठेले के करीब ही बैठने को कहा और मुझे और सीता को उन बेंचों पर अलग अलग ले गया। उसने उन सब के लिए बेलपुरी का ऑर्डर भी दे दिया था। बेंच पर बैठने से पहले मैंने इधर उधर देखा। वसीउ अरीज इलाके में जगह जगह खड़े हुए ठेलों पर पेट्रोमैक्स जल रहे थे। जंगल में मंगल का सा समा था। ठेले वाला हमारे हाथों में बेलपुरी की प्लेटें थमा कर चला गया। मैं और सीता एक बेंच पर बैठे थे और बाबू राय हमारे सामने दूसरे बेंच पर। उसका चेहरा रोशनी की तरफ था। क्या मैं इसे बिल्ली जुए का खेल समझूं या नहीं मिस्टर शमरोज? उसने मेरी बात काट दी। मैंने कहा था ना कि किस्मत की देवी जिंदगी में सिर्फ एक बार मेहरबान होती है और मुझे भी एक बार मौका मिल रहा है और मैं इससे फायदा उठाना चाहता हूँ। फायदा तो तुम्हें इस तरह भी पहुंच सकता है कि हमें पकड़कर कानून के हवाले कर दूं। मैंने कहा, इससे क्या होगा? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, मेरे ओहदे में तरक्की हो जाएगी और तनख्वाह में चंद सौ का इजाफा हो जाएगा और उसके साथ बहादुरी का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन ये सर्टिफिकेट मुझे जिंदगी की वो आसाइशें मुहैया नहीं कर सकता जिनकी एक इंसान तमन्ना कर सकता है। लेकिन तुम एक जिम्मेदार अफीसर हो, तुम्हारे फराइज। ये कुथा रहने दो मिस्टर शमरोज। उसने मेरी बात काट दी। वो लोग बेवकूफ होते हैं जो फर्ज की अदायगी के लिए अपनी हत्या कर लेते हैं। बाबू राय का ये जवाब मेरे लिए अनोखा नहीं था। इससे पहले मैं लूधरा के कैंप के सिक्योरिटी इंचार्ज दरवेश नाज से भी ऐसी बातें सुन चुका था। वो सीता के हुस्न और शबाब पर मर बिठा था और मैं एक रात उसके साथ गुजारने के लिए हमारे हाथों कैंप की तबाही भूल जाने को तैयार था। उससे पहले भी ऐसे बहुत से लोग मेरी नजरों में आ चुके थे। हनुमानगढ़ में रहा के उस एजेंट को तो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा जिसने गेस्ट हाउस में चोरी छपे सीता से मुलाकात की थी और अगले रोज सुबह गेस्ट हाउस के अकब में एक कट में उसकी लाश मिली थी। वो भी सीता के साथ एक रात गुजारने का ख्वाहिशमंद था। और अब ये इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबू राव ये भी किसी मौके से फायदा उठाना चाहता था जिसके लिए वो हमें नजरअंदाज करने को तैयार था, बल्कि हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था।
इसका मतलब था कि बाजी ऊंची थी और मैं सोच रहा था कि जो लोग कौमी मफादात पर जाती मफादात को तरजीह देते हैं उनका किरदार क्या होगा। उस रात महाराजा क्लब में हमें देखकर तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता हूँ? सीता ने बाबू राव की तरफ देखते हुए पूछा। बातों के साथ साथ हम भेलपुरी भी खाते जा रहे थे। मैं इंटेलिजेंस में हूँ और तुम भी इंटेलिजेंस में रह चुकी हो, बाबू राव ने जवाब दिया। तुम्हारी फाइल में तुम्हारी तस्वीर मौजूद है जिसकी कापियां बनाकर एजेंसी के फील्ड ऑफिसरों में तकसीम की गई हैं। मेरे पास भी तुम्हारी एक तस्वीर मौजूद है। उस रात मैंने तुम्हें देखा तो चौंक गया था। अलबत्ता तुम्हारा हुलिया अगरचे बदला हुआ था, आंखों की रंगत मुख्तलिफ थी, लेकिन मुझे शुबा हो गया था। और अगले रोज जब इंस्पेक्टर विश्वनाथ की लाश मिली तो मुझे यकीन हो गया कि वो तुम ही थी और तुम्हारे साथ शमरोज था। जिस रात तुमने हमें महाराजा क्लब में देखा था उसे एक रात पहले हमें भी तुम्हारे बारे में कुछ भनक मिल गई थी, या यूं कहूं कि हमें तुम्हारा नाम मालूम हो गया था। मैंने कहा, ओह वो कैसे? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उस रोज लुद्रवा मंदिर के तय खाने और खुफिया सुरंगों का इंकिशाफ हुआ था और धर्मेश नाथ और दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की लाशें मिली थी और तुमने अपने मामा मिस्टर राव को इस बारे में बताया था। मैंने कहा, ओह तो तुम मेरे मामा को जानते हो? उसने चुभती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। तुम्हारे मामा से मेरी दोस्ती उसी रोज हो गई थी जब हम जैसलमेर पहुंचे थे। मैंने झूठ बोला। इस तरह मैं उसे किसी और चक्कर में डालना चाहता था। बहरहाल मैंने बात जारी रखते हुए कहा, मैं नहीं पूछूंगा कि हमारे हाथों होने वाली तबाहियों को नजरअंदाज करके तुम क्या फायदा उठाना चाहते हो, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि हमसे क्या काम लेना चाहते हो। मैं तुम लोगों को इस मुल्क से फरार होने का मौका देना चाहता हूँ। उसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। पुलिस और तमाम एजेंसियों के तमाम एजेंट शिकारी कुत्तों की तरह तुम लोगों की तलाश कर रहे हैं। तुम लोग ज्यादा अरसा तक छुपे नहीं रह सकोगे। जैसलमेर और जयपुर में तुम्हारे तमाम रिश्तेदारों के घर की निगरानी हो रही है। यह आखिरी जुमला उसने सीता की तरफ देखते हुए कहा था। ऐसी सूरत में तुम लोगों के लिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से निकल जाओ, और मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। तुम हमारी मोहब्बत में तो ये सब कुछ नहीं कर रहे। मैंने एक बार फिर उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। मतलब की बात करो, क्या चाहते हो? बाबूराव चंद में मेरी और सीता की तरफ देखता रहा, फिर बोला, मेरी गाड़ी पोखरान पहुंचानी है। पोखरान? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अभी तुम हमें सरहद पार भिजवाने की बात कर रहे थे और पोखरान तो सरहद की तरफ नहीं है, ये तो मुखालिफ सिमत में है। हम तो अंदर की तरफ चले जाएंगे। शुभ है कि तुम लोग उस तरफ से सरहद पार करके सिंध में दाखिल होने की कोशिश करोगे, इसलिए थर की सरहद पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। बाबू राव ने जवाब दिया। पोखरान से मेरा एक आदमी तुम लोगों को अनूपगढ़ या चंडीगढ़ तक पहुंचा देगा। वहां से तुम लोग आसानी से पंजाब की तरफ निकल सकते हो। पंजाब से सरहद पार करना तुम लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। पोखरान तो यहाँ से ज्यादा फासले पर नहीं, ज्यादा से ज्यादा 120 किलोमीटर होगा। तुम अपनी गाड़ी खुद क्यों नहीं ले जा सकते? फिर इस गाड़ी में ऐसी क्या बात है? तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं कि उस गाड़ी में क्या खास बात है। बाबू राव ने मेरी बात काट दी। और गाड़ी में खुद क्यों नहीं ले जाना चाहता? तुम्हें इससे भी कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा चांस है और तुम लोग इससे फायदा उठा सकते हो। इस बात की क्या जमानत है कि हमारे साथ कोई धोखा नहीं होगा? मैंने उस पर नजरें जमाते हुए कहा। जमानत तो इस बात की भी नहीं कि यहाँ से उठने के बाद तुम लोग अपने घर तक पहुंच सकोगे। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। हमें तुम्हारी ये पेशकश मंजूर है। कब जाना होगा? मैं कल शाम तक तुम्हें बता दूंगा, बाबू राव ने जवाब दिया। शहर से बाहर जाने वालों को भी बड़ी सख्ती से चेक किया जा रहा है। जो शख्स हमें शनाख्त पेश नहीं कर सकता उसे रोक लिया जाता है और उसके बारे में तस्दीक होने के बाद ही जाने की इजाजत दी जाती है। बसों और ट्रेनों से सफर करने वाले मुसाफिरों को भी बड़ी सख्ती से चेक किया जाता है। मैं तुम लोगों को कागजात बनवा दूंगा और तुम लोगों को यहाँ से निकलने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैंने कहा। कल कहाँ मुलाकात होगी? धोबीपाड़े के मेन स्ट्रीट पर मुंबई होटल के नाम से एक मारवाड़ी का रेस्टोरेंट है। बाबू राव ने कहा। मारवाड़ियों के रेस्टोरेंट आमतौर पर नहायत थर्ड क्लास और घटिया किस्म के होते हैं। उन रेस्टोरेंटों में चरसियों और बवालियों की भरमार होती है और हम जैसा कोई शरीफ आदमी वहाँ कदम रखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन मुंबई होटल एयर कंडीशन और बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं कल शाम ठीक 7 बजे तुम्हें वहाँ मिलूंगा और तुम अकेले आओगे। डन। मैंने उसे हाथ मिलाया। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, हम तो अपनी जान हथेली पर लिए फिर रहे हैं, मौत से नहीं डरते। लेकिन अगर हमारे साथ धोखा हुआ तो तुम भी जिंदा नहीं बच सकोगे। मुझे अपना जीवन बहुत प्यारा है, बाबू राव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं भी कुछ लेकर यहाँ से बहुत दूर निकल जाना चाहता हूँ ताकि बाकी जिंदगी आराम और सुकून से गुजार सकूं। मैं जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगा। ये वीराना लगने लगा था। तकरीबन सभी लोग जा चुके थे। बहुत सारे ठेलों की बत्तियां भी बुझ चुकी थी। इक्का दुक्का लोग ही रह गए थे। मैं भी उठ खड़ा हुआ। ठीक है मिस्टर बाबू राव, मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं कल शाम 7 बजे मुंबई होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। राजीव वगैरह ठेले के करीब बेंचों पर परेशान बैठे थे। बाबू राव ठेले वाले को पैसे देकर दूसरी तरफ चला गया और हम राजीव वगैरह को लेकर उस तरफ चल दिए जहां हमारी किराए की गाड़ी खड़ी थी।
ड्राइवर हमारा मुंतजिर था। हम गाड़ी में बैठ गए तो उसने इंजन स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। वहां चंद गाड़ियां अभी खड़ी थी। मैंने वीराने में इधर उधर देखा। बाबूराव नजर नहीं आया। वो अंधेरे में गुम हो चुका था। जब हम शहर में दाखिल हुए तो अभी सिर्फ 9 ही बजे थे। हमने एक मोड़ पर किराए की गाड़ी छोड़ दी और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए धोबी पाड़े की तरफ रवाना हो गए। मैंने इस बात का ख्याल रखा था कि हमारा ताकुब तो नहीं किया जा रहा। हम रास्ते भर खामोश रहे, लेकिन घर पहुंचते ही सब अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। मैंने और सीता ने राजीव वगैरह को असल बात नहीं बताई थी, लेकिन इस बात पर सभी को हैरत थी कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने हमें छोड़ कैसे दिया था। शुभा उठकर बावर्ची खाने में चली गई थी। कुछ देर बाद वो चाय बनाकर ले आई तो मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। हम इस वक्त वाकई चाय जैसी किसी चीज की तलब महसूस कर रहे थे। भूख किसी को नहीं थी, इसलिए खाने के बारे में सोचा भी नहीं। चाय के बाद हम लोग एक ही कमरे में बैठे बातें करते रहे। 12 बजे के करीब शुभा और राजीव उठकर अपने कमरे में चले गए। सीता और कल्पना दोनों एक ही कमरे में सोती थी और मैं अलग कमरे में सोता था। जिस कमरे में हम बैठे हुए थे वो उन दोनों का था और कल्पना चारपाई पर लेटी ऊँग रही थी। 1 बजे के करीब मैं अपने कमरे में आया तो सीता भी मेरे पीछे ही चली आई। मैं चारपाई पर करवट के बल लेटा हुआ था। वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और हम इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबूराव के बारे में बातें करने लगे। मेरा ख्याल है उधर भी कोई बहुत ऊंचा खेल खेला जा रहा है, सीता कह रही थी, और बाबूराव कुछ लेकर इस खेल से निकलना चाहता है और वो कुछ भी इतना कुछ होगा कि वो पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सके। मैंने कहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो इस खेल से निकलना चाहता है तो हमारा सहारा क्यों ले रहा है? वो अपनी कार हमारे जरिए यहाँ से पोखरान क्यों भेजना चाहता है? क्या वो सब कुछ उस कार में होगा जिसके लिए वो यहाँ से फरार होना चाहता है? नोटों से भरी हुई बोरियां, सोना या कोई और ऐसी चीज? वो इतना बेवकूफ तो नहीं है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा कि नोटों से भरी हुई बोरियां और सोना हमारे जरिए बाहर भेजे। कार में यकीनन कोई ऐसी चीज होगी जिसके इवज वो बाद में किसी और जगह नोटों की बोरियां या सोना वसूल कर सके। ओह, मैं चौंक गया। कार में यकीनन कोई ऐसी चीज होगी जिसे वो खुद नहीं ले जाना चाहता था, मसलन कोई बहुत ही अहम राज। वो कार हमारे जरिए भिजवाना चाहता है ताकि हम पकड़े जाएं तो सारा इल्जाम हम पर लगे कि हम सरकारी राज लेकर भाग रहे थे। मतलब तो हम पहले ही हैं, इस बात पर बड़ी आसानी से यकीन कर लिया जाएगा। यकीनन ऐसी ही बात होगी, सीता ने कहा, और हमारा जैसलमेर से पोखरान का सफर हमारे लिए जीवन का आखिरी सफर भी साबित हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि कल्पना और राजीव वगैरह इस सफर में हमारे साथ हों। मैंने कहा, राजीव तो अपना कोई बंदोबस्त कर सकता है, लेकिन कल्पना के लिए परेशान हो। वो बहुत मासूम लड़की है, इस दुनिया में उसका कोई नहीं। अगर वो अकेली रहेगी तो खूनख्वार भेड़िए उसे खा जाएंगे। कल्पना को तो मैं भी अकेले नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन सूरत हाल अब तब्दील हो चुकी है। सीता ने कहा, हम जमीनी हकाइक से मुंह नहीं मोड़ सकते और ना ही हम किसी खुशफहमी में मुब्तला रहना चाहते हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, बाबूराव ने ठीक ही कहा था, हमारे गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। अब ये भी नहीं हो सकता कि हम जीवन भर एक ही मकान की 4 दीवारी में महसूर रहें, और इस बात की भी जमानत नहीं कि हम किसी एक जगह पर मुकीद रहकर भी महफूज रहेंगे। हम इन सरकार को यहाँ नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। 3 इसराइली एजेंट हमारे हाथों मारे जा चुके हैं और तुम इन यहूदियों की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हो। दुनिया में कहीं भी उनका एक आदमी भी मारा जाए तो जब तक वो कम अज कम 100 बेगुनाहों को मौत के घाट ना उतार दें, चैन से नहीं बैठते। फलस्तीन और लुबनान में यही सब कुछ तो हो रहा है। भारत से इसराइल के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। या तो इसराइल अपनी इस पॉलिसी पर अमल पैरा नहीं हो सकता, लेकिन अपने आदमियों के कातलों की गिरफ्तारी के लिए वो भारत सरकार पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालेगा। कैंप की तबाही के सिलसिले में तुम्हारा नाम सामने आ चुका है। तुम्हारी तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, इसलिए यहाँ रहना अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। बाबूराव ने ठीक ही कहा था, हमें जल्द से जल्द यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए। ये दुरुस्त है कि वो अपने किसी बड़े मकसद के उसूल के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है और हमें फरार का एक रास्ता भी दिखा रहा है, लेकिन हम उसके मंसूबे पर अमल नहीं करेंगे। क्या मतलब? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। हम पोखरान जरूर जाएंगे, सीता ने जवाब दिया। गाड़ी उसके आदमी के हवाले करके हम अपना रास्ता अलग कर लेंगे, लेकिन इन लोगों का क्या होगा? मेरा इशारा कल्पना और राजीव वगैरह की तरफ था। मैं एक और रुख पर सोच रही हूँ, सीता ने कहा। मैं सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा। सीता बात जारी रखते हुए बोली, मेरी माता जी के एक कजन बाड़मेर में रहते हैं, वहाँ उनकी खेती बाड़ी है। हम राजीव और कल्पना वगैरह को बाड़मेर भेज देते हैं, बाद में हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान की सरहद वहाँ से ज्यादा दूर नहीं। हम राजीव और शुभा को हिंदुस्तानी के किसी शहर की तरफ भेज देंगे और कल्पना को लेकर पाकिस्तान की तरफ निकल जाएंगे। तुम एक कश्मीरी मुजाहिद हो, पाकिस्तान में तुम्हारा बड़ा नाम है, वहाँ तुम्हें हाथों हाथ लिया जाएगा। लेकिन तुमने शायद बाबूराव की बातों पर तवज्जो नहीं दी थी। मैंने कहा, उसने बताया था कि थर की सरहद की कड़ी निगरानी हो रही है। सरहद बंद ही क्यों ना कर दी जाए, स्मगलरों के लिए हमेशा रास्ते खुले ही रहते हैं, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा।
मामा रामचंद्र नाथ की सारी जिंदगी बाड़मेर में गुजरी है। वो खुद स्मगलर तो नहीं, लेकिन ऐसे लोगों से उसके ताल्लुकात जरूर होंगे। वो यकीनन हमारी मदद करेंगे। तुम्हारी दास्तान तो वहां तक भी पहुंच चुकी होगी। मैंने कहा, मुमकिन है बाड़मेर में भी इंटेलिजेंस के आदमी मौजूद हों और वहां आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखी जा रही हो। या ये भी मुमकिन है कि तुम्हारा मामा देशभक्त साबित हो और खुद ही हमें पुलिस के हवाले कर दे। मामा रामचंद्र नाथ ऐसा नहीं कर सकता, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी बेटी एक मेरे चाचा के बेटे से ब्याही हुई है। मेरे साथ किसी किस्म की ज्यादती करके वो अपनी बेटी के जीवन में कांटे नहीं बिछाएगा। तो फिर मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कल सुबह ही उन्हें बाड़मेर भेज दिया जाए, सीता ने कहा। और इस दौलत का क्या करोगी? मैंने पूछा। कुछ जेवर हम राजीव को दे देते हैं, बाकी अपने पास रख लेंगे। सोना तो सरहद पार भी हमारे काम आ सकता है, सीता ने जवाब दिया। हम कुछ देर तक प्रोग्राम बनाते रहे, फिर सीता राजीव और कल्पना को जगाकर ले आई और उन्हें अपना मंसूबा समझाने लगी।